हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला हमारी लग रही है क्लास 12th हिंदी कोर की। ध्यान रखिएगा, क्लास 12th में हमारे दो सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। हर वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ ताकि पढ़ते समय आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इलेक्टिव कोई और बच्चा कहेगा कि मैम हमने हिंदी तो लिया है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि परेशान नहीं होइएगा। अगर ये आपने हिंदी लिया है और आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका रीज़न ये है कि ये आपकी बुक नहीं है, आपका कोर्स नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये आरओ नहीं पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो है वो दूसरा कोर्स इलेक्टिव है, क्योंकि कोर में हमारी जो दो बुक्स चलती हैं वो है आरओ भाग 2 और दूसरी है हमारी वृतान भाग 2, जबकि इलेक्टिव में हमारी जो दो बुक्स चलती हैं वो है एक अंतरा भाग 2 और दूसरी अंतराल भाग 2। तो ये डिपेंड करता है आपके स्कूल्स पे कि वो स्कूल्स आपको कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स रहती है। ठीक है, तो चलिए, जैसे मैंने को बोला कि आज हम कोर पढ़ा रहे हैं, तो कोर की जो हमारी मेन पुस्तक है हिंदी की वो है आपकी आरोह भाग 2। ये आरोह भाग 2 है, ये हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। हम पढ़ रहे हैं काव्य खंड। काव्य खंड का अध्याय हम पढ़ रहे हैं उषा। तो उषा के अभी तक हम 1 शॉट कर लिया हमने, यानी कि एक ही शॉट में पूरा चैप्टर बढ़िया अच्छे से समझ लिया। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा वो हमारा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो हमारी बुक है आरओ, उसके इसी चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो है हमारे इसी चैप्टर से संबंधित लेकिन हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो ये है हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक चैप्टर ऐसा है जिससे 100% है कि क्वेश्चन आता ज़रूर है, इसलिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा, चाहे बहुविकल्पीय हो चाहे आपका ये इस तरीके से वर्णात्मक प्रश्न हो। तो ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें से 100% आएगा। आप जितना क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आंसर्स को पढ़ोगे, आपको आंसर बनाने की जो एक टेक्निक होती है वो आ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में एक मैसेज आया कि मैम हमारी जो स्पीड है वो नहीं हो पाती, पेपर बहुत लेंदी है। मैं मानती हूँ क्लास 12th का पेपर 3 घंटे के हिसाब से बहुत लेंदी होता है, लेकिन उसमें आपको ही बेटा वर्क करना है। उसमें करना क्या है कि आपको जितना हो सके अपने लिखने पे ध्यान देना है। आप जितना लिखोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो भी कम होंगी, राइटिंग सुधरेगी। लिखने का भी एक तरीका होता है कि क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें, टेक्निक सिर्फ एक ही चीज़ से हट सकती है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। जितना आप हिंदी लिखोगे ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो जब हमने कविता पढ़ी तो उसमें किससे की गई थी भोर नभ की तुलना? वो की गई थी राख से लीपे हुए चौके से, फिर नीले शंख से, लाल केसर युक्त काली सिल से, लाल खड़िया चौक से, लिप्त स्लेट से, जैसे उपमानों से की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया, भोर का नभ, सुबह का जो आकाश होता है, उस समय जब उजाला नहीं हुआ है, आकाश में अंधकार है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पूरब दिशा से लालिमा आना शुरू हो चुकी है। तो उस कंडीशन में उन्होंने बताया कि राख से लीपा हुआ चौका। क्यों बोला? क्योंकि उस समय वातावरण में थोड़ा सा डलनेस होती है। क्यों? क्योंकि अभी रंग बदलना परिवर्तित हुआ है। फिर क्या होता है, जब थोड़ा सा हल्की सी रोशनी हुई, पूरब दिशा से लालिमा आई, तो फिर क्या हो जाता है, वो नीले शंख जैसा हो जाता है, क्योंकि अब लालिमा और कालिमा मिल रही होती है। फिर उसके बाद लाल केसर युक्त काली सिल हो जाती है। अब एक तरीके से लालिमा आ गई और काला आसमान है, तो जैसे लग रहा काली सिल थी और उस पर किसी ने लाल केसर डाल दिया है। उसी तरीके से और एक तरीका और उन्होंने बताया कि जैसे काली स्लेट होती है उस पर कोई बच्चा लाल चौक मल दे तो उस तरीके से भी लालिमा आ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि लाल खड़िया चौक से किसी ने स्लेट पे मर दिया हो। तो ये 4 जो है उपमान उन्होंने लिए हैं भोर के नभ के लिए, क्योंकि कवि ने इन उपमानों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होने का तथा प्रकृति के प्रतिपल आ रहे परिवर्तनों को रेखांकन
करने का प्रयास किया है। तो समझ में आया आपको क्या है? देखिए, जब अंधकार है और पूरब दिशा से जब रोशनी मतलब थोड़ा लालिमा आना शुरू होती है तो आकाश में बादलों, आसमान में एकदम रंगों का मेला लगने लगता है। कैसे? क्योंकि हर ऐसे नहीं कि बहुत सारे कलर्स होंगे, ऐसा नहीं होता, उसमें कलर्स फटाफट बदल रहे होते हैं, क्योंकि ये समय बहुत शॉर्ट होता है और सब चीज़ें बहुत जल्दी हो रही होती, इसीलिए इस नभ में गतिशीलता बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर के नभ को कवि ने किन उपमानों के माध्यम से सामने रख एक नवीन चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। अब उन्होंने जो उपमान दिए वो तो मैंने आपको बताया। ऐसे उपमान आज से पहले कभी कविताओं में इस्तेमाल नहीं किए गए कि किसी ने सिल का उदाहरण लिया हो, कि किसी ने स्लेट का उदाहरण लिया हो। ये एकदम नवीन बिंब थे, इस तरह के प्रतीक कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई शमशेर बहादुर सिंह जो है वो नई कविता के माने गए। और ये देखिए, नई कविता में क्या हुआ कि इस समय जितने भी कवि आए उन्होंने अपने लेखन कार्य में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट किए कि हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं तो क्या होता है, हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें, हम इस लिखने के तरीके को इस्तेमाल करें तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये एक बेसिक चीज़ थी। तो इसी परिवर्तन के कारण हमने इन जो नई कविता के जो कवि रहे, हमने कविताओं में बहुत बदलाव देखे और बहुत नई नई चीज़ों को भी देखा है। भोर के नभ को कवि ने राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो, जैसे उपमानों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया। कि उन्होंने ये सारे उपमान दिए हैं सिर्फ सुबह के आकाश को बताने के लिए। इन बिंबों के माध्यम से अंधकार के समाप्त होते ए प्रकृति में पल पल आ रहे परिवर्तनों को दृष्टिगत किया गया है। ये सिर्फ उपमान, ऐसे भाई वो खाली एक उपमान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने 4 उपमान प्रस्तुत इसलिए किए क्योंकि जब सुबह भोर का नभ होता है तो उसमें हर समय परिवर्तन हो रहा है और उसके लिए अलग अलग बिंबों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आकाश के लिए इन उपमानों में जल तथा रंग को महत्व दिया गया है और ये उपमान नवीन और मौलिक है, यानी कि इससे पहले इस तरीके के उपमान नहीं दिए गए। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर में, मतलब कि जब सुबह लालिमा आनी शुरू होती है तो उस समय कालिमा ज्यादा होती है और उस पर जरा सी जो है वो केसर अपना रंग इतना थोड़ी ना छोड़ेगी कि एकदम लाल हो जाएगा, तो थोड़ी सी लालिमा होती है। फिर उसके बाद तुरंत जब क्या हुआ, कालिमा थोड़ी सी हल्की सी डल पड़ी और लालिमा बढ़ जाती है, तो उसको उन्होंने किससे दिया? स्लेट पर लाल खड़िया। अब मान लीजिए काली स्लेट है और बच्चा उस पर पूरी लाल रख देगा तो कालिमा कम दिखेगी, लालिमा ज्यादा दिखेगी। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत करी है बताने के लिए कि पल पल किस तरीके से ये सारी चीजें बदल रही हैं। क्योंकि अगर मान लो वो एक बताना होता तो सिर्फ एक तरीके से बता देते, आगे बताने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हर समय कैसे कैसे बदल रहा है कि थोड़ी सी पहले तो राख से लिपा है, यानी कि वातावरण जो है वो बुझा हुआ सा है। क्यों बुझा सा है? क्योंकि सभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं इस समय। पंछी भी जो है ना वो उतने भोर में थोड़ा नहीं उठे होते हैं, थोड़ा सा उकताए से होते हैं। अब जब इसीलिए राख से लिपा बोला। नीला शंख क्यों बोला? क्योंकि हल्का सा उजाला, हल्का सी लालिमा आई, तो वो क्या हुआ, लालिमा कालिमा मिलके थोड़ा है बुझा हुआ सा शंख जैसा रंग हुआ। हल्की सी लालिमा आई तो उन्होंने बोला सिल पर केसर जरा सी धुल के किसी ने डाल दी, मतलब बहुत हल्की सी लालिमा। फिर लालिमा ज्यादा बढ़ी तो उसे लाल चौक पूरा बता दिया। तो ये पल पल बदल रहे हैं स्वरूप। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उषा कविता के आधार पर बताइए। अब सूर्योदय से पहले क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं आपको ये बताना है। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं उसी तरीके से, जैसे कि आपकी कविता में जिस ऑर्डर से लिखे उसी ऑर्डर से दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले आकाश की छवि क्षण बदलती है, जाहिर सी बात है बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। इस परिवर्तन को चित्रित करने तथा उसकी गतिशीलता को पकड़ने के लिए कवि ने विविध प्रतीकों तथा बिंबों का सहारा लिया है। तो बहुत सारे प्रतीक और बिंबों का सहारा उन्होंने लिया है। प्रातः काल में अंधकार के हटने तथा प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया को ग्रामीण जनजीवन की गतिविधियों से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये भी एक गतिशीलता का चित्र है कि सुबह जब हो रही है
तो ये सारी चीजें जो बदल रही हैं वो उनमें गतिशीलता है, धीरे धीरे करके बदल रहा है। उसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि गांव के सारे लोग उठ चुके हैं, वो अपना काम भी शुरू कर सकें। सिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि रसोई में काम शुरू हो गया। स्लेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि बच्चे भी अपने काम पर चल चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, सब उठ चुके हैं और उनमें भी उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उषा काल के दौरान आकाश में नमी मौजूद होती है। कवि ने इसे राख से लीपा हुआ चौका बताया। बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि जो मॉर्निंग का जो समय होता है वो क्या होता है, वातावरण में बहुत ज़्यादा नमी होती है। आप देखेंगे जो हल्का ठंड के टाइम तो ओस भी गिरती है, आपको पेड़ों पर वो पानी गिरा हुआ दिखाई देगा। तो उसको उन्होंने बताया राख से लीपा चौका, यानी कि चौका अगर सूखा नहीं है तो यानी कि वातावरण में नमी है। जैसे बिंब के माध्यम से दर्शाया है। भोर के नभ का नीला रंग तथा राख से लिपे चौके में दृश्य साम्य है। तो दृश्य बिंब उन्होंने लेकर आया। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 3 में। अब यहां पर सूर्योदय से पहले जो परिवर्तन, हम तो पीछे चले गए। ओके, हाँ, कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को काले सिल तथा स्लेट रूप में भी चित्रित किया है। तो आकाश को क्या बताया, काली सिल भी बताया है और स्लेट भी बताया है। सूर्य की छिटकती लालिमा, काले सिल को लाल केसर से धुले जाने तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल देने का बिंब है। परिवेश में हो रहे परिवर्तन को चित्रित करता है। तो किस तरीके से राख से लीपा चौका नमी को बता रहा है, तो नीला शंख वो अंधकार भोर के समय में जो आकाश की जो कालिमा है उसको चित्रित कर रहा है। सिल के ऊपर केसर जो है वो क्या बता रहा है कि अभी अभी जो है हल्की सी लालिमा शुरू हुई है। फिर स्लेट के ऊपर जो खड़िया मलने का जो मतलब है वो क्या है, लालिमा बढ़ गई है। तो इस तरीके से क्या है कि धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन हो रहा है, गतिशीलता बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 4 है, सूर्योदय होने के साथ ही उषा का जादू किस प्रकार टूटने लगता है। अब उषा काल का मतलब होता है सूर्योदय से पहले का समय। तो उस समय इतना सारा सब कुछ बड़ा खूबसूरत था, इतने बढ़िया तरीके से हुआ, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है उषा काल समाप्त हो जाता है। उषा का जादू टूटने का तात्पर्य भाई एक पहर शुरू होगा तो एक पहर खत्म होगा। उसी तरीके से प्रातः काल जो शुरू होता है कब, जब प्रभात खत्म होता है। तो प्रभात खत्म होते ही प्रातः काल स्टार्ट होता है। प्रातः काल कैसे स्टार्ट होता है, सूर्योदय होते ही शुरू होता है। तो वो जादू टूट जाता है। उषा काल में प्रकृति का रंग अपने सौंदर्य को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करता है। आकाश अपने रंग रूप में प्रतिक्षण नवीन परिवर्तन कर रहा होता है। सूर्योदय के बाद आकाश में सूर्य की तेज किरणें छिटककर अपना प्रकाश बिखेर देती हैं, जिसके प्रभाव से आकाश का नीला रंग मिट जाता है। उसकी आर्द्रता शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार उषा का सम्मोहन अर्थात जादू टूटता है। तो अब क्या हुआ, उषा के समय जो अंधकार था वो उजाले से टूटा, लालिमा खत्म हो गई, जो नमी थी वो निकलने से, जब सूरज निकला तो वो आर्द्रता किसमें है, शुष्कता में बदल गई, है ना। तो इस तरीके से सूर्य जो उषा काल जिस वजह से जादू बन रहा था वो सारी चीजें सूर्योदय निकलने से समाप्त हो जाती हैं, रोशनी आ जाती है, नमी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, उषा का जादू टूट जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट रहा है। अब देखिए यहाँ पे अभी उन्होंने बताया कि कैसे टूटता है, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि आपको ये बताना है कि वो जादू कैसा था, ठीक है। यही चीज हो ना, जादू को आपको जो टूटा है उस जादू को हमें बताना है। देखिए क्या है, कवि उषा के जादू को चित्रित करते हुए स्पष्ट करता है, सुबह नीला आसमान अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। वह नीले जल में के समान प्रतीत होता है। नीले जल के समान क्यों, क्योंकि आसमान एकदम शांत होता है, इसलिए उसे नीले जल के समान कहा गया। जिसमें सूर्य किसी गोरी सुंदरी की भांति झिलमिलाता जान पड़ता है। अब क्यों बोला गया, मान लीजिए अब देखो इसको ऐसा है, पहले इसको क्यों झिलमिलाता सा है, जैसे नदी है, पानी है। अब पानी क्या होता है, जब पानी के ऊपर आकाश का ही रिफ्लेक्शन पड़ता है। अब उसमें अगर सूरज निकलेगा तो एक क्या बनता है, एक रोशनी का स्तंभ बनता है, क्योंकि रोशनी आती है,
रोशनी आती है, तो वो रोशनी क्या है ना, एक स्तंभ बनाती है। तो वो ऐसा लगता है और झिलमिल झिलमिल पानी हिलता है, तो हिलने की वजह से वो जैसे लगता है कि कोई युवती है जो चल रही है या नहा रही है, समथिंग इसी तरीके से। तो ये पूरा आकाश उन्होंने कैसा बताया, नीले जल के समान। सूरज क्या बताया, उसका प्रतिबिंब, जो रोशनी, जैसे सूरज निकलेगा तो ये रोशनी आसमान में भी छाएगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, तो वो झिलमिलाता सा प्रतीत होगा। तो उसे एक गौर वर्णीय युवती के समान बताया गया है। जादू टूटता है इस उषा का अब, उषा का जादू क्या है और वह कैसे टूटता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, सूर्योदय से पूर्व आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल काले रंगों के अद्भुत मेल से आकाश में जादू जैसा वातावरण बन जाता है। अब इतने सारे अब अगर रंग होंगे, मान लीजिए देखिए लाल है, सुरमई हो रहा है, फिर काला भी है, नीला भी है, तो जब इतने सारे रंग है तो जाहिर सी बात है वो एक जादू ही पैदा करेगा। इन रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है। सूर्योदय होते ही ये सारे रंग विलीन हो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही सारे रंग क्या है, गायब हो जाते हैं और उषा का जादू टूट जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को किन रूपों में स्पष्ट किया है। अब ये चीज हमने देखी, उसमें भी पढ़ी थी, एमसीक्यूज में भी आई थी ये सारी चीजें, तो इन्होंने देखिए कैसे लिया है। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता को विभिन्न बिंबों एवं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। मतलब उसको दर्शाने के लिए अलग अलग चीजें ली हैं उन्होंने। क्या है, राख से लीपा हुआ चौका पवित्रता का प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है, पवित्रता का। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह में निर्मलता का है, यानी कि कोई चीज बहुत साफ है। काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई में उज्ज्वलता का प्रतिबिंब है, यानी कि उज्ज्वल हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। भोर के नभ के बदलते सौंदर्य को कवि ने जन जीवन की गतिशीलता तथा मानवीय गतिविधियों में हो रहे परिवर्तनों के रूप में रखा है। यानी कि जहां वो ये सारी चीजें इन्होंने प्रतीक के रूप में इसलिए रखी कि वो ठीक तरीके से प्रकृति में हो रहे बदलावों को बताएं, इसलिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दोहरा काम कर दिया, यानी एक ही तरीके के शब्दों से जहां उन्होंने आकाश में हो रहे परिवर्तनों को बताया, वहीं मानवीय जनजीवन में हो रही गतिशीलता को भी व्यक्त कर दिया कि मानव, जहां प्रकृति में गतिशीलता शुरू हो गई तो मनुष्य भी उठ गया और उसकी भी गतिशीलता शुरू हो गई है। सिल और स्लेट के माध्यम से कवि किस प्रकार अपने मंतव्य को प्रकाशित कर रहा है। क्या उसके मन की जो चीज है वो इन दोनों के माध्यम से उसने किस तरीके से व्यक्त करी है। काली सिल तथा काली स्लेट के माध्यम से कवि रात्रि की समाप्ति के साथ जाते हुए अंधकार को प्रतीक के रूप में रखा है, यानी कि जो अंधकार जा रहा है उसे किसके माध्यम से रखा है, काले सिल और काली स्लेट के माध्यम से रखा है। कि मतलब देखो कैसे, अब जैसे सिल है तो सिल में अगर शुरुआत हो जाएगी, अब उसमें हल्दी भरी कोई चीज पीछोगे तो वो पीला हो जाएगा, केसर पीसी तो लाल हो गया। कहने का तात्पर्य है कि अब ये चीजें शुरू हो गई, काम शुरू हो गया, तो अब सिल का रंग जो है पल पल बदलता रहेगा, यानी कि आकाश का रंग भी पल पल बदलेगा। बच्चा भी ये स्लेट पर अलग अलग चौक कलर्स इस्तेमाल करेगा तो वो भी पल पल बदलेगा। उषा के आगमन के समय आकाश का दृश्य ऐसा है मानो काली सिल को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो या काले स्लेट पर किसी नन्हे बालक ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। इस प्रकार कवि सिल और स्लेट के माध्यम से अंधकार की कालिमा तथा प्रातः काल की लालिमा का सादृश्यता के साथ सामने रखता है। तो उसका मन जो है वो आकाश में जो रंग बिखरे हुए हैं वो उनको बताना चाहता है। अब उनको बताने के लिए उसे कुछ मिल नहीं रहा था तो वो क्या करे, तो वो जिस गांव में था उस गांव में उसने ये सारी चीजों को देखा और उसे व्यक्त करने के लिए एकदम बढ़िया से शब्द मिल गए, बढ़िया से प्रतीक मिल गए और उसने उनके माध्यम से ये सारी चीजें अपने मन की निकाल कर बाहर रख दी। तो मंतव्य का मतलब होता है मन की बातों को किस प्रकार उसने लिखा। प्रश्न संख्या 9 है, उषा कविता के आधार पर कवि के प्रतीक प्रेम
और बिंब धर्मी चेतना को स्पष्ट कीजिए। प्रतीक प्रेम का मतलब होता है किसी चीज को दर्शाने के लिए हमेशा किसी चीज का सहारा लें। जैसे आप लोगों ने अगर मेरे पढ़ाने की विधि को देखा होगा तो मैं हमेशा किसी चीज को समझाने के लिए आपकी प्रैक्टिकली लाइफ से कोई ना कोई उदाहरण लाकर रखती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि ताकि मैं आपको वो चीज़ इजी तरीके से समझा सकूं, है ना, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें लाती हूँ। तो यहाँ पर भी तो कवि ने क्या किया, यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कवि जो है हमारे सामने अपनी बात को प्रकट करने के लिए ना किसी प्रतीक को ला रहे हैं। जैसे काली सिल है, स्लेट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब दूसरा चीज़ है बिंब धर्मी चेतना। बिंब धर्मी चेतना का तात्पर्य है वो हमारे सामने एक ऐसा जाना पहचाना बिंब प्रस्तुत करते हैं जिससे हम रिलेट करके जो बताना चाह रहे हैं आकाश में परिवर्तन को, हम उसे अच्छे से समझ सकें। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। तो कैसी मेहनत करनी है? जैसे भाई मोबाइल उठाकर रील देखने में मेहनत करते हो, उसी तरीके से पढ़ाई में मेहनत करनी है। कॉपी उठाओ, बढ़िया से पढ़ो। थोड़ा सा बोरियत लगती है लेकिन जब हम उसमें रम जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। जैसे हम स्टार्टिंग में मोबाइल उठाते और मोबाइल में जब हम रील देखना शुरू करते हैं तो अरे ये बेकार है, अरे ये बेकार है, ये बेकार है। अच्छी कोई आती है थोड़ी देर बाद आती है। तो उसी तरीके से ऐसा होता है पढ़ाई में भी। जब हम बुक उठाते हैं तो हमें पहला पन्ना अरे यार क्या पढ़ने बैठ गए, नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ देते हैं, चलो। तो पहले एक दो स्टेप में हमको खराब लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब हम उसमें रमते जाएंगे ना तो हमें भी पढ़ने में मज़ा आने लगता है। तो वो हम ये चीज़ मैंने आपको देखो प्रतीक के तौर पे बता दी और बिंब भी बता दिया कि जैसे हम मोबाइल देखते समय करते हैं उसी तरह हम पढ़ते समय पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बिंब बताया। उसी तरीके से यहाँ पर शमशेर बहादुर जी जो हैं वो भी बिंब के बड़े ही पक्के रहे। तो वो आपके सामने एक जाना पहचाना सा बिंब रखते हैं कि आपने जब किसी बच्चे को चौक मलते देखा होगा या सिल पर जो है मसाला पीसते देखा होगा, तो उसी तरीके का बिंब आकाश में बनता है। उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने विभिन्न प्रतीकों तथा बिंबों के माध्यम से प्रकृति के पल पल बदलते स्वरूप को स्पष्ट किया है। कविता में नीले आकाश को नीला शंख के प्रतीक के रूप में रखा गया। नीला शंख यानी कि स्वच्छता तथा निर्मलता के लिए उसी रूप में जाना जाता है। जैसे ये हम बोलते हैं ना नीला शंख बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए उसको रखा उन्होंने। आकाश, जैसे आकाश कवि ने विविध बिंबों के सहारे प्रातःकाल के वातावरण को चित्रित करने में सफलता पाई है। इन प्रतीकों तथा बिंबों से कवि का चित्रकार मन कुशलता के साथ सामने आता है। तो जब हमने एमसीक्यूज पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था ना कि शमशेर बहादुर सिंह जब साहित्य से जुड़े उससे पहले उन्हें लिखने पढ़ने से कहीं ज़्यादा चित्रकला में बड़ा ही इंटरेस्ट था। तो वो चित्रकला का इंटरेस्ट इस पूरी कविता में निकल कर आता है हमारे सामने कि हम देखते हैं कि वो कितना बढ़िया चित्र उकेरने में माहिर हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कवि शमशेर बहादुर सिंह के अतिरिक्त अन्य किन प्रसिद्ध कवियों ने प्रातः काल के सौंदर्य को अपनी कविता का विषय बनाया है, चर्चा कीजिए। अगर आपने किसी को पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो जो हम बता रहे हैं वो आप देख सकते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में प्रातःकाल के सौंदर्य को स्पष्ट किया। उनके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद तथा अज्ञेय ने भी प्रातःकाल की गतिविधियों तथा परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाली कविताएं लिखी हैं। किसने? जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है पता होना चाहिए आपको, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय उनकी उपाधि है। जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी में उषा काल का मानवीकरण करके उसे एक नया रूप दिया है। प्रसाद के उपमान भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। अज्ञेय ने सूर्य को बावरा अहेरी कहकर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो उनका बावरा अहेरी में उन्होंने सूर्य को बावरा अहेरी कहा है। यह आलोक का प्रतीक है, यहाँ जहाँ आलोक की लाल लाल किरणें नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार शमशेर, प्रसाद तथा अज्ञेय की कविताएं प्रातः काल के सौंदर्य को प्रतीक एवं बिंबों के साथ स्पष्ट करती हैं। तो वीति विभावरी जागरे ये हमने पढ़ी हुई है। हाँ, मैंने ये बावरा अरही बहुत कम पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी है, मुझे इतना याद भी नहीं आ रही, लेकिन मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगी ताकि मुझे एक बार फिर से याद आ जाए क्या है। वीति विभावरी मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसको पढ़ा हुआ है।
प्रश्न संख्या 11, उषा कविता के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद में हमने बताया है आपको कि जो भी चीजें घट रही हों उन्हें अपने शब्दों में करके रखते हैं, कुछ जो अपने मन की बातें हैं उन्हें भी हम प्रकट करते हैं। उषा कविता की रचना नई कविता के विशिष्ट कवि शमशेर बहादुर सिंह ने की है। हम सभी जानते हैं उषा का सौंदर्य मोहक होता है। इस समय की प्रकृति अपने रूपाकाश को पल पल परिवर्तित करती है, यानी आकाश जो है वो अपने रूप को पल पल परिवर्तित करता है, जिसे कवि ने अत्यंत आकर्षक तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। उषा काल का आकाश पवित्र, निर्मल तथा उज्जवल प्रतीत होता है। बहुत ही मतलब क्या है, उज्जवल है, बहुत प्रकाशमान होता है, निर्मलता है, पवित्रता है, यानी कि साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर सा प्रतीत होता है। यह समय सृष्टि की नवगति का संदेश वाहक है, यानी कि लोग नवगति अर्थात एक दिन बीत गया, दूसरा दिन जो शुरू हो रहा है उसमें लोग अपनी नए नए कामों को नई नई सोच के साथ शुरू करें। कवि का बिंब तथा प्रतीकों के माध्यम से उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य में परिवर्तनों को रोचकता के साथ दर्शाना महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के साथ मानवीय चेतना को एकाकार करना प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने मानवों द्वारा जो भी कृत्य किए जा रहे हैं उन्हें प्रकृति के द्वारा सिमिलर कर दिया, और ये प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको पसंद किया। हमने बोला ना, जो नई कविता के कवि रहे हैं उन्होंने अपने लेखन के तरीके में बहुत सारे प्रयोग किए, और ये प्रयोग काफी हद तक सिद्ध भी हुए और लोगों को पसंद भी आए। इसीलिए नई कविता का युग जो है, नए नए तरीकों की कविताओं को हमने पढ़ा और जाना है। प्रश्न संख्या 12 है, उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर आप इस कविता को गांव की सुबह का गतिशील चित्र कह सकते हैं? हम किस आधार पर कह सकते हैं कि ये गांव की सुबह है? अब इसको मैंने कई बार आपको समझा दिया है। इसमें कई चीजें ऐसे, जैसे राख से लीपा चौका है। राख से लीपा हुआ चौका जो है वो सिर्फ गांव में हो सकता है ना। हम शहरों के जो किचन्स हैं वो कभी भी राख से नहीं नहीं लीपते ना, तो इसलिए इससे पता चलता है कि ये गांव का है। दूसरी चीज हम आते हैं सिल का जो प्रयोग किया गया है वो क्यों हुआ भाई? हम तो शहरों में, अगर हम शहरों में आए तो हम क्या होगा, हम तो उसे मिक्सी में पीसेंगे, सिल में तो नहीं पीसेंगे ना, वो गांव में होता है। फिर स्लेट आदि ये गांव के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, शहर के बच्चे नहीं करते। तो इससे हमें पता चलता है कि ये गांव के बारे में बताया जा रहा है। और गतिशील चित्र क्यों है? क्योंकि सिल पर अगर केसर पीसा गया, इसका मतलब कि गांव की स्त्री उठ चुकी है और अपने काम पर लग चुकी है, यानी कि उसकी गतिशीलता शुरू हो चुकी। बच्चे ने अगर स्लेट पर चौक मली है, इसका मतलब यह है कि बच्चा भी उठ चुका है और वो भी पढ़ाई लिखाई पे लग चुका है ना। अगर सुबह हुई है और जो आकाश है उसमें रंगों का परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, सब चीजें आगे चल रही हैं, तो इधर जो है गांव के लोगों की भी गतिशीलता शुरू हो चुकी है। कविता में अनेक ऐसे उपमानों का प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उषा गांव की सुबह के गतिशील चित्र को प्रतिबिंबित करती है। राख से लिपा हुआ चौका, केसर के रंग से युक्त काली सिल, तालाब में किसी गौर झिलमिल देह का हिलना आदि उपमानों को देखकर निश्चय ही कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कई सारे प्रश्न प्रस्तुत किए गए, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर एक ही बनेगा। चलिए हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। उषा कविता के आधार पर गांव की सुबह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि जहां पर सुबह हुई है, जहां से भी हो रहा है, उसे आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। नेक्स्ट है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, ये आपको बताना है। उषा कविता के किन उपमानों के आधार पर आप इस कविता को गांव की सुबह का गतिशील चित्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो देखिए इसमें आपको बताना सिर्फ इतना है कि ये जो कविता हमारे सामने आई है, इसमें सुबह की सारी चीजों को आपको अपने शब्दों से बताना है। सिंपल, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है।
देखिए क्या है, उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह ने ग्रामीण उपमानों का प्रयोग कर गांवों की सुबह को गतिशील शब्द चित्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है कि उन्होंने जितने भी प्रतीक इस्तेमाल किए वो सब गांव में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक ही थे और उन प्रतीकों के माध्यम से ये भी बताया कि काम शुरू हो चुका है, चल रहा है, ये चीज वो बता रहे हैं। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया। ग्रामीण परिवेश में गृहिणी भोजन बनाने के बाद चौके चूल्हे को राख से लीपती है, यानी कि खाना बन चुका है और उसके बाद वो राख से लीपा जा चुका है, जो प्रायः काफी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा बिंब काले सिल का है। काली सिल अर्थात पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। तीसरा बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया है, नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा ही होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गांव के बच्चों द्वारा या महिलाओं द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। इस बिंबात्मक चेतना ने गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है। जितने भी बिंब हैं सब में गतिशीलता है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण वर्ग तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्त स्थिर न होकर किसी न किसी क्रिया के अभी अभी समाप्त होने के सूचक है, कि ये ऐसा लग रहा है कि ये काम अभी अभी समाप्त हो गया है, काम हो चुका है। अतः कह सकते हैं कि शमशेर को कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया ना कि गतिशील और जीवन चित्रण, जिसे हमने गांव का परिदृश्य भी अपने शब्दों में बता दिया, गतिशीलता भी बता दी, शब्द चित्र भी बता दिया और गांव का है ये भी हमने बता दिया। प्रश्न संख्या 14 है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे इसी चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, अभी आगे और भी कुछ ऐसी कविताएं आने वाली हैं जिसमें लाइनों के बीच आ रहे गैप भी जो हैं वो अपने आप में बोलते हैं। तो ये प्रयोग खास तौर से नई कविता के कवियों ने किया है। तो ये जो कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर कोष्टक में जो शब्द दिया गया है अभी गीला पड़ा है, ये वातावरण में व्याप्त नमी को बताने का बहुत ही अच्छा तरीका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नई कविता में प्रयोग धर्मिता को महत्व मिला है। भाषा तथा शिल्प के स्तर पर यहाँ प्रयोग धर्मी चेतना दिखाई गई है। प्रयोग धर्मी अर्थात न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करना, लेखन के तरीके में न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करने का तरीका शमशेर बहादुर ने प्रस्तुत किया है। यहाँ अभिव्यक्ति ई के नए रूपों को जगह देने की प्रवृत्ति मिलती है। कोष्टक का प्रयोग कविता की भाव व्यंजना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया गया है। तो कोष्टक का प्रयोग ये इसलिए किया गया है, ये बताने के लिए कि जो बात ऊपर बोली जा रही है कि राख से लीपा हुआ चौका, ये इसका मतलब कि काम संपन्न हो चुका है, खाना बन चुका है। बनने के बाद वो चौका जो लीपा गया है वो राख से है, लेकिन अभी गीला पड़ा है, अर्थात जो सुबह हुई है उसमें नमी है, जिसके कारण वो चौका अभी सूख नहीं पाया है। इस भाव को बहुत अधिक प्रबल भाव से व्यक्त करने के लिए कोष्टक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कोष्टक में लिखित पंक्ति अभी गीला पड़ा है वस्तुतः राख से लिपे हुए चौके की पूरी जानकारी देती है। यह आकाश रूपी चौके की ताजगी एवं नमी की सूचना देती है। कविता में एकमात्र विराम चिन्ह आया है, वह भी महत्वपूर्ण दश परिवर्तन की सूचना देने वाला है, प्रमाणित होता है। विराम चिन्ह के बाद उषा का जादू टूटने की सूचना दी गई है। पंक्तियों के बीच के स्थान बिंबों की सार्थकता को स्थापित करते हैं, यानी कि जो पंक्तियां हैं और उनके बीच जो खाली स्थान है, तो जो बिंब हमें बताया गया है उस बिंब को समझने के बाद हमें थोड़ा सा रुक कर दूसरे बिंब में पहुंचने के लिए वक्त देता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। अब हमारे सामने कुछ पंक्ति आई हैं जिसका भाव सौंदर्य बताना है। ध्यान रखिए, जब हमें भाव सौंदर्य बताना होता है, देखिए जब हम ये बेसिकली काव्य सौंदर्य के अंदर दो चीजें आती हैं, एक है शिल्प सौंदर्य और दूसरा है भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य जो चीजें लिखी गई हैं उसमें किस तरह की शब्दावली है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द योजना है,
क्या क्या चीजें हैं ये हमें किसमें हम बताते हैं, शिल्प सौंदर्य में। भाव सौंदर्य में हम बताते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किस बात को व्यक्त करना चाहता है। बेसिकली जो पंक्तियां लिखी हैं वो अर्थ तो हम बताएंगे, लेकिन उसके पीछे कवि का मन क्या है कहने को वो भी बताते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हूं। अब इसके पीछे हमारे कवि पहले क्या बोल रहे हैं और क्या भाव निकल रहा है, दोनों चीजें आएंगी। कवि कहता है कि जिस प्रकार ज्यादा काली सिर अर्थात पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, अर्थात उसका कालापन खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार काली सिल को किरण रूपी केसर धो देता है, अर्थात सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। यानी कि क्या उन्होंने बताया कि जैसे ही लालिमा आना शुरू होती है, धीरे धीरे हर एक चीज में उज्ज्वलता आ जाती है, वो चमकने लगती है। प्रश्न संख्या 16 है, उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। अब आपको उषा कविता में सूर्योदय जब हुआ तब उषा का जादू टूट गया, लेकिन उससे पहले आकाश में क्या क्या चीजें हो रही थी वो आपको यहां पर बतानी है। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है कि मानो चौका राख से लिपा गया हो तथा अभी वह गीला हो। जिस तरह गीला चौका स्वच्छ होता है उसी प्रकार सुबह का आकाश भी स्वच्छ होता है और उसमें प्रदूषण नहीं होता। बात सही है, लोग अक्सर कहते हैं कि आप प्रातःकाल भ्रमण कीजिए क्योंकि सुबह वायु बहुत स्वच्छ होती है, इसीलिए कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया कि जो राख से लीपा चौका है वो स्वच्छता का, पवित्रता का प्रतीक है, जैसे कि सुबह का वातावरण होता है। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? मटमैला क्यों दिखाई देता है? अभी तो उन्होंने उसे राख से लिपा हुआ बताया, ऐसा क्यों उन्हें लगा? कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लिपे हुए चौके का उपमान दिया है, जिस प्रकार गीला चौका मटमैला और साफ होता है। अब देखिए, सुबह का जो आकाश है उसमें कोई भी चीज अभी पूरी तरीके से प्रॉपर स्टेब्लिश्ड नहीं होती है, मतलब रंग बदल रहे हैं। जैसे सूर्योदय हो जाता है उसके बाद सब उजाला हुआ तो आसमान नीला है तो नीला ही रहेगा और काफी समय तक स्टेबल रहता है। उनमें परिवर्तन शाम तक होता है, दोपहर एकदम जब दोपहर होती है, अपराह्न होगा, मध्याह्न अपराह्न होता है, उसके बाद चेंजेस होते हैं, संध्या काल आता है, फिर सूर्यास्त हो जाता है, तो उनमें चेंजेस होता है। लेकिन सुबह होने के बाद जल्दी वेदर में जो दृश्य होता है उनमें चेंजेस नहीं होते। लेकिन सूर्योदय से जस्ट पहले जो है अगर आप आओ उषा काल में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कई बार रंग आपस में मिलते हैं तो वो मटमैले से हो जाते हैं। मटमैला सा मतलब जैसे ग्रेइश, आप देखते हो ना, राख को अगर आप देखोगे तो वो ग्रेइश होती है, लेकिन उसको अगर गीला रखोगे तो वो थोड़ा सा और डार्क ग्रे में होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मटमैला बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने उसे राख से लीपा चौका बताया, खाली आकाश के मटमैलेपन को व्यक्त करने के लिए। प्रश्न संख्या 18 है, शमशेर की कविता गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। इनकी ये जो कविता है वो गांव का चित्रण प्रस्तुत कर रही है और जीवंत चित्रण है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बताया है इन्होंने। कवि ने गांव की सुबह का सुंदर चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। क्या की है? गतिशील बिंब योजना की है। भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है, उसे राख से लिपे चौके के समान बताया गया है, जो सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। फिर वह लाल केसर से धोए हुए सिल सा लगता है। कैसा लगता है? लाल, जैसे केसर से सिल धुल दुई हो उसके लगता है। कवि दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है, कि स्लेट पर क्या हुआ, लाल खड़िया मल दी है, उससे देता है। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा है। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या बताया है? सिल और स्लेट का उदाहरण देकर यह बताया है कि प्रातःकालीन जो भोर का नभ होता है वो गाढ़े रंग का होता है, गाढ़े काले रंग का होता है।
तो देखिए इसको बताने की आप कोशिश करिए। कवि ने सिल और स्लेट के रंग की समानता आकाश के रंग से की है। किससे करिए? आकाश के रंग से। भोर के समय आकाश का रंग गहरा नीला काला होता है, जैसे मैंने बताया ना, गहरे रंग को बताने के लिए नीला और काला होता है। उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा भी मिली होती है। तो इसीलिए उन्होंने सिल और किसका उदाहरण लिया? स्लेट का लिया। सिल और स्लेट दोनों ही गहरे रंग के होते हैं, काले गहरे रंग के होते हैं। तो यहां पर भी आकाश भी इसी तरीके का है। अब उस पर लालिमा आने की वजह से उसमें हुआ, तो इसीलिए सिल पर उन्होंने केसर बताया और उन्होंने स्लेट पर लाल चौक बताई। प्रश्न संख्या 20 है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। किन पंक्तियों के माध्यम से आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर है, पवित्रता हमें पता चल रही है राख से लीपा हुआ चौका से, ठीक है, क्योंकि साफ सुथरा चौका पड़ा है तो वो पवित्रता को इंडिकेशन कर रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं निर्मलता, बहुत काली सिल जरा से केसर से कि धुल गई हो, इससे निर्मलता पता चलती है कि साफ है, स्वच्छता है। फिर है उज्ज्वलता, उज्ज्वलता मतलब थोड़ा सा उजाला, नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। जब धीरे से सूरज के आने का हल्का सा भी सूर्योदय हुआ नहीं है, हल्का सा लालिमा खत्म हो रही है, रोशनी बढ़ रही है, तो उसे उज्ज्वलता का प्रतीक बताया, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे उजाला होने लगा है। प्रश्न संख्या 21 है, भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा क्यों दी गई है? अब भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रातःकालीन वातावरण जहां स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, वहीं नमी से भरपूर होता है, यानी कि उसके अंदर नमी होती है। इसीलिए इसका उदाहरण दिया गया, क्योंकि राख से लीपा चौका जहां पवित्रता बता रहा है, निर्मलता बता रहा है, वहीं उसका गीला होना नमी को भी प्रदर्शित कर रहा है। कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसे होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लीपे जाने में वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। इसीलिए उन्होंने सुबह का जो आसमान है, वातावरण है, वो कहते हैं ना बहुत पवित्र और स्वच्छ होता है, तो उसी को बताने के लिए ये बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रतीक प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 22 है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलदी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति का मतलब क्या है? इस पंक्ति का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर किसी एक बच्चे ने लाल चौक मल दी हो, और वो काली स्लेट क्या है, लालिमा से पीछे नीचे से कालिमा भी झांक रही है, लेकिन लालिमा भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसका आश्चर्य ये है कि सुबह के समय आकाश में उषा काल के समय धीरे धीरे जो लालिमा बढ़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे काले गहरे आकाश में लालिमा आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर किसी बच्चे ने लाल चौक से कुछ मल दिया हो। कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि जब लालिमा आती है तो जरूरी नहीं कि पूरब दिशा से ही हो, वो पूरे आकाश में भी धीरे धीरे जहां थोड़े बहुत क्लाउड्स होते हैं उनमें भी लालिमा हमें दिखने लगती है। तो वो जो छोटे छोटे से पैचेस हैं उनके बारे में, क्योंकि जब अगर चौक मिलेंगे, अगर रगड़ते हैं तो ध्यान देना कहीं पर ज्यादा गाढ़ी होती है और कहीं पर हल्की होती है, तो वही चीज को बताने के लिए उन्होंने इस बात का प्रयोग किया है। तो यहाँ हमारे ये वाला चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हुआ। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए छोटी कविता थी लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने के लेकर आपके लिए आई ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो इसी तरीके से आपके लिए मैं अगला चैप्टर भी लेके आऊंगी जिसमें हम वन शॉट करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला चैप्टर है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।